सॉरी, थोड़ा माइक का इशू हुआ था। यस, तो अ, इस जनरल वीडियो में मैं ऐसे ही आप लोगों से बात करने आया हूँ। आज ना तो कोई शेयर मार्केट पे कोई वीडियो बन रहा है, ना ही अश्वमेध फाउंडेशन पे। ऐसी ही एक बातचीत है। तो मैं बात कर रहा था धोनी और रैना के रिटायरमेंट के बारे में। धोनी का जो करियर है वो आप सबने देखा रहेगा। उसमें सबसे जो लोगों को पसंद आया वो था उसका कैप्टनशिप, उसका लीडरशिप। मैं समझता हूँ कि एज अ विकेट कीपर तो धोनी से अच्छे विकेट कीपर इंडिया में हो चुके हैं, लेकिन जो कैप्टन है वो शायद ही कोई ऐसा होगा। मुझे अभी भी पता है, जब हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे थे, तब सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर जैसे, तब सुनील गावस्कर थे, सचिन तो तभी था भी नहीं। और सुनील गावस्कर का जो ऑरा है वो इतना बड़ा था कि उसके सामने कोई दूसरा प्लेयर हमको दिखता भी नहीं था। उस टाइम पे कपिल देव 1983 में वर्ल्ड कप इंडिया को दिला के एक जाना माना चेहरा बन गया। और उसके बाद हम लोग उनके बहुत सारे एड्स देखते थे। पामोलिव का जवाब नहीं तो आपको पता ही है। और वो एक ऐसा प्लेयर रहा इंडिया में जो सबसे अच्छा कैप्टन तब माना गया। उसके बाद मोहम्मद अजरुद्दीन हो या फिर सौरव गांगुली हो, ऐसे 2-3 कैप्टन्स हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी है, बिकॉज उनकी भी कैप्टनशिप के अंडर टीम बहुत अच्छा कर रही थी। लेकिन जो कपिल देव ने किया वो इंडिया के लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि 1983 का वर्ल्ड कप हमको जिता के दिया था। तो जैसे सुनील गावस्कर के समय कपिल देव थे, वैसे मैं समझता हूँ कि सचिन तेंदुलकर के समय धोनी आया। तो धोनी को मैं कपिल के कैटेगरी में रखूँगा, ना तो मैं सचिन से उसका कंपैरिजन करूँगा, ना तो कोई दूसरे प्लेयर से। तो कपिल देव एंड महेंद्र सिंह धोनी, मैं समझता हूँ ये इक्वेशन काफ़ी अच्छा बैठता है, क्योंकि कपिल देव भी एक जाने माने ऑलराउंडर थे, बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड के फास्ट पेस बॉलर थे और आप सबको पता है कि बल्लेबाजी भी उनकी धुआंधार रहती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैप्टनशिप भी उनकी पूरे वर्ल्ड ने देखी है कि कैसे वेस्ट इंडीज़ जैसे तगड़े टीम को हरा के हम लोग वर्ल्ड चैम्पियन बने थे। जब 1983 में हमारी जो टीम है वो वेस्ट इंडीज़ के साथ पहले बार मैच हारी थी, तब तो लोगों को लगा था कि ख़त्म, यहाँ पे ये जो प्लेयर्स है वो जाएंगे, पिकनिक करेंगे और लौट के आएंगे। वर्ल्ड कप में हम लोग ज़्यादा होप्स नहीं रख रहे थे। लेकिन उस समय पे कपिल एक ऐसा अकेला प्लेयर था एज अ कैप्टन जिसने पूरे टीम को मोटिवेट किया और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सबको वहाँ पे बता दिया कि हम लोग यहाँ पे आए तो है एज अ अंडरडॉग, लेकिन वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज़। और ये अपने लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि हमको बिना टेंशन लिए हम खेल सकते हैं। हमारा अगर हम लोग बेस्ट भी दे दे हर कोई, तो हम लोग वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो वो एक शुरुआत थी 1983 की, जो आगे के जो क्रिकेट का जो जनरेशन्स है उनको इंस्पायर करती रही। मैं समझता हूँ कि अगर 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया जीतती नहीं तो शायद सचिन तेंदुलकर नहीं होता, और अगर सचिन तेंदुलकर नहीं होता तो बाकी के ये जो जनरेशन्स है वो क्रिकेट को शायद इतना पसंद नहीं करते। तो जो क्रिकेट का जो क्रेज़ है वो लाने का जो काम है वो उसके समय से हुआ है, 1983 से। तो कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि धोनी एंड रैना का जो रिटायरमेंट है वो हम सब ने देखा। हमको पता है कि सीएसके के लिए ये लोग खेलेंगे तो हमको वापस आईपीएल के दौरान दिखने वाले हैं। लेकिन पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये था कि इंटरनेशनल क्रिकेट अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कैप्टन, एक अच्छा लीडर अभी हमको विराट कोहली में भी मिला है, लेकिन
धोनी की बात अलग थी, ये आप सब एग्री करोगे। तो खैर बात करना इसके बारे में ज़रूरी था, तो मैंने ये बात से शुरुआत की है। तो आता हूँ आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो है कि आगे क्या। फ्राइडे तक आपने देखा रहेगा कि मार्केट में एक अच्छी खासी एक ही दिन में बिकवाली आई थी। आप सबको पता है कि जब भी फ्राइडे होता है तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग ये समझते हैं कि वीकेंड आने वाला है, तो हम वीकेंड में क्यों टेंशन लेकर बैठे। तो वो लोग वहाँ पे उनका पोजीशन जो भी हो वहाँ पे सेम डे पे स्क्वायर ऑफ करते हैं, उसको वो लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। तो ये फ्राइडे को भी वैसा होगा, ये मुझे लगा ही था, इसलिए मैंने सुबह टेलीग्राम ग्रुप में भी कोई भी लेवल्स नहीं दिए। अदरवाइज़ मैं हमेशा निफ्टी लेवल्स प्रेडिक्ट करने का काम करता हूँ। और उसके बाद सुबह मैंने एक काम किया फ्राइडे को कि जो भी मेरा पोजीशंस था उसको हल्का करने का काम किया। जहाँ जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा था वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। और एक ऐसा शेयर है जिसमें मैंने थोड़ा सा लॉस भी उठाया है, क्योंकि उससे एग्ज़िट करना मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था, वो है डीमार्ट। तो दोस्तों डीमार्ट 1950 पे जब आया था तब मैंने उसको ख़रीद के दूसरा अकाउंट में बेच के पैसा भी कमाया है, लेकिन दूसरे एक अकाउंट में वो 2390 के आसपास उसका बाइंग हुआ था, जो कि काफ़ी हाई लेवल पे अब लग रहा है। 2500 के ऊपर शेयर काफ़ी टाइम से गया नहीं है। और जो आपको पता है फर्स्ट क्वार्टर का काफ़ी ख़राब रिज़ल्ट आया था, तो उसके बाद शेयर 2200 से बार बार करेक्ट हो रहा है। तो ये एक रीज़न है कि मैंने 2200 के ऊपर डीमार्ट आते ही उसमें थोड़ी सी लॉस लेकर मैं उसमें से एग्ज़िट कर दिया है मैंने। खैर जब वो नीचे आएगा फिर से तो मैं उसमें बाइंग करके उसमें फिर से एक बार ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। लेकिन कहने की बात यह है कि उस दिन मैंने सुबह सुबह 10,300 पे अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट बुक किया, और वो मेरा डिसीजन सही निकला। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मुझे पता था कि मार्केट इतना गिरेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगा था कि मार्केट इतना गिरेगा। खैर गिरेगा ये पता था, लेकिन इतना गिरेगा ये तो किसी को भी नहीं लगा होगा। तो उस दिन मार्केट काफ़ी अच्छा गिरा, और लो लगाने के बाद वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके वो 11,170-75 के ऊपर ही बंद हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि क्लोजिंग अच्छा रहा, लेकिन जिन्होंने भी उसका जो डेज लो देखा 11,111-12 के आसपास, वो लोग तो काफ़ी डर गए रहेंगे। उनको लग गया रहेगा कि यहाँ से अभी रिवर्सल आ गया है तो अभी मार्केट काफ़ी नीचे जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 11,000 पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है निफ्टी का, तो वो इतने जल्दी टूटेगा नहीं। और 11,500 जाने के पहले एक थोड़ा सा करेक्शन होना ज़रूरी था, तो वो यहाँ पे हुआ है। एक्यूमुलेशन जो हुआ था वो 10,400 के दायरे पे निफ्टी को पकड़ के हुआ था। तो 10,400 से ऊपर जो बेयर्स है उसको मार्केट को जाने दे नहीं रहते, लेकिन उस रेंज में उसको रुका के बाकी के सारे जो मिड कैप्स है, स्मॉल कैप्स है, उसमें अच्छा बाइंग हुआ है। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने जब मिड कैप एंड स्मॉल कैप को बेचना चाहिए था तब मैंने करेक्ट टाइम पे बोला था कि इसको बेचो, पोजीशन हल्का करो और उसमें से निकल जाओ। और जब उसको ख़रीदना चाहिए था, मेरे ख्याल से उसका नेक्स्ट वीक का वीडियो में, तब मैंने ये बोला था कि इसको आप ख़रीदो क्योंकि ये काफ़ी करेक्ट हुए हैं और ये राइट टाइम है कि यहाँ से आपको उसको बाय करना चाहिए। तो एग्जैक्टली वही हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा खासा यहाँ पे अपने को रैली इस वीक में मिला था। और ये जो फ्राइडे का दिन है वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ अलग था, क्योंकि जो बैंक का जो बॉन्ड्स यील्ड वगैरह बढ़ने का जो आपने देखा कि बैंकिंग सेक्टर में जो करेक्शन आया ड्यू टू
इंक्रीज इन बॉन्ड यील्ड, तो वो मैं समझता हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट रहा मार्केट के लिए और उसके वजह से मार्केट ज़्यादा गिरा है। अदरवाइज़ उस दिन करेक्शन होता, लेकिन वहाँ से भी थोड़ा बहुत हमको फिर से 11,250 के आसपास क्लोजिंग मिल जाता था। तो खैर 11,200 के नीचे क्लोजिंग हुआ है, लेकिन जो भी कल मार्केट को देखेंगे, मेरे ख्याल से कल 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है। पहला तो ये है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ या फिर नेगेटिव ओपन हुआ तो वहाँ से सेलिंग आएगी, और दूसरा चीज़ ये है कि अगर वो गैप अप ओपन होता है तो मैं समझता हूँ कि मार्केट में अच्छी खासी बाइंग होगी और फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो तीनों केस में करना तो प्रॉफिट बुकिंग है और सेल ऑन राइज करना है इंस्टेड ऑफ बाय ऑन डिप्स। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में हमको एक दिन के लिए फ़र्क करना है, क्योंकि एक दिन के बाद अपने को आइडिया आ जाएगा कि अभी उससे आगे हमको काम कैसे करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। उसके अलावा अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स है जो काफ़ी ख़तरनाक चले हैं, मतलब जो रेंज वो पकड़ के काम कर रहे थे उस रेंज को तोड़ के वो ऊपर निकल चुके हैं। आपने देखा रहेगा सन फार्मा 540 530 40 तक जाके आया। उसके बाद लुपिन है, वो भी 900 से भी काफ़ी ऊपर तक जाके आया है। मेरे ख्याल से 848 पे मैंने बोला था कि इसको देखो, वहाँ से वो चला था और काफ़ी उसने अच्छा रनअप दे दिया। डिवीज़ लैब है, इत्का लैब है, ये सारे जो स्टॉक्स है ये काफ़ी अच्छे चले हैं। और जो इंडिपेंडेंस डे की थीम थी वो डिफेंस सेक्टर की थी, तो उसमें भी काफ़ी स्टॉक चल चुके थे। तो उसमें मेरे ख्याल से भारत डायनामिक्स एक है, HAL है, BHEL है और BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये कुछ शेयर्स है जो अच्छे चले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे जो सेक्टर्स जिन पे मैं बात कर रहा हूँ उनमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी ज़रूरी है। तो कल हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का थीम पे ये सब चला था, तो इसमें कल सेलिंग आएगी। दूसरा चीज़ ये है कि बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन हुआ है, तो उसमें थोड़ी बहुत बाइंग एक्सपेक्टेड है। लेकिन कल जो बैंकिंग सेक्टर में होगा काम वो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होगा, क्योंकि निफ्टी में अगर गिरावट कल थी उसका पीछे बड़ा रीज़न था बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी की जो ये गिरावट है उसको कल मोमेंटम में खेलने का बहुत लोग कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में कुछ स्टॉक्स है जो करेक्ट होंगे, जिसमें AGR का इशू है, जैसे हो सकता है इंडसइंड बैंक फिर से करेक्ट हो जाए, या फिर ऐसे स्टॉक जो अच्छे चले हैं जैसे ICICI बैंक है वो थोड़ा सा करेक्ट हो जाए। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो बाकी के स्टॉक है जैसे HDFC बैंक है, तो ये स्टॉक्स है, कोटक बैंक है, तो ये जो स्टॉक्स है उसमें कल बाइंग होगी। लेकिन बाइंग कब होगी? बाइंग तब होगी जब इनिशियल जो फ्लक्चुएशन है, जो छोटा मोटा कल जो सेलिंग होगा उसके बाद बाइंग होगी, और वो टाइम पे अपने को ये ख़रीदना है। फ्राइडे को भी जाते जाते मैंने HDFC बैंक को 1775 पे ख़रीद के कुछ 1794 पे प्रॉफिट बुक कर दिया था। वो क्योंकि मुझे वो स्क्रीन पे लग रहा था कि बहुत उसमें शॉर्टिंग हो चुकी है, 1800 से काफ़ी नीचे आया है, तो चलो यहाँ पे एक इंट्राडे कॉल बन जाता है। तो मैंने वहाँ पे वो ले लिया था। तो ऐसे बहुत कुछ होता है मार्केट में जो हमको हमेशा जो टेक्निकल एनालिसिस है या फंडामेंटल एनालिसिस है उसके परे सोचने पे मजबूर कर देता है। और उस समय पे जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा गट फीलिंग्स है, और बहुत बार जो हमारा ट्रैकिंग है वो हमें हमारे काम में आता है। हम लोग ने अगर वॉच लिस्ट में प्रॉपर स्टॉक्स रखे हुए हैं और हम उसको अगर ट्रैक कर रहे हैं तो हमको रेंजेस उसके पता चल जाते हैं और बहुत बार वो हमारे काम आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ चीज़ें हैं जो जो रोज़ काम करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर है, जो पोजिशनल ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने उनको मेंशन किया। तो दोस्तों
आज का जो लाइव सेशन है उसमें ना तो मैं मार्केट अपडेट्स देने के लिए आया था, ना तो मैं कल का जो व्यूज़ है उसके बारे में कुछ बात करने आया था। मैं सिर्फ इसलिए आया था कि जो धोनी एंड रैना का जो रिटायरमेंट है उसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना था। लेकिन खैर मैंने आपको कल के मार्केट के बारे में भी बता दिया है। अश्वमेध का जो हमारा टीम है उसका भी ऑडिट का काम चालू है, एंड साथ में एनुअल रिपोर्ट वगैरह बन रहा है, तो उसका जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा आप सबसे वो शेयर किया जाएगा हमारा वेबसाइट पे, तो वो आएगा ही आएगा। आपने देखा रहेगा तो कि वेबसाइट एक हमारा जो वेब डेवलपर है उसका सर्वर से निकाल के हमने हमारे सर्वर पे ले लिया है। अब्दुल का जो फ्रेंड है उसका खुद का बिज़नेस है, तो उसका खुद का सर्वर है, वहाँ पे हमने उसको लिया है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो अपडेटेड वेबसाइट है वो नहीं है, पुराना जो उसका फॉर्मेट था वो वहाँ पे है। तो हमने ये तय किया है कि थोड़ा डायनामिक वेबसाइट बनाया जाए और थोड़ा उसके ऊपर भी काम किया जाए। तो इसलिए फ़िलहाल उस पर आप काफ़ी कंटेंट मिसिंग वहाँ पे आपको दिखेगा, तो वो एक पेंडिंग है, वो हमें करना है। लेकिन हमारा फ़िलहाल पूरा का पूरा फोकस अभी ऑडिट पे है। लॉकडाउन के समय पे टीम ने अच्छा काम किया है, लेकिन हमने वो शेयर नहीं किया क्योंकि वो कोविड से रिलेटेड काम था। लोगों को राशन पहुंचाना, उनको दवाई पहुंचाना, जहाँ पे भी पॉसिबल है फंड रेज करके उनको सपोर्ट करना, तो ये हमने किया है। लेकिन हम लोग एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, तो हमने इसलिए मोस्टली ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे शेयर नहीं की। लेकिन ये एनुअल रिपोर्ट में ये सारा चीज़ मेंशन होगा, वहाँ पे आपको वो दिख जाएगा। दूसरा चीज़ ये बोलना है कि बहुत लोग यूट्यूब चैनल पे मेरे जुड़े नहीं हैं अब तक, तो वो लोग यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे मैं शेयर मार्केट के बारे में जितना बताता हूँ उससे ज़्यादा मेरा वहाँ पे डिस्कशन होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे, या फिर आप समझ सकते हो कि वेल्थ क्रिएशन पे। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब इंट्राडे पे ज़्यादा काम करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, तो उसमें कैपिटल हमारा कब डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमको समझ में नहीं आता। अगर आप मेरा ओवरऑल ट्रेडिंग का आप मेरा करियर देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पिछला लगभग अभी मुहूर्त ट्रेडिंग से आप पकड़ लो, मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग हार्डली कभी की है। मेरे खुद के अकाउंट में मैं अभी इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करता। मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका मैं पोर्टफोलियोज हैंडल करता हूँ, उनके लिए मैं भले ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैंने खुद का अकाउंट में ट्रेडिंग करना बंद कर दिया है। मेरा अब पूरा जो फोकस है वो काफ़ी बड़ा गेम पे है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि मार्केट में जब हम बहुत साल काम करते हैं, 9 साल 10 साल, तो मार्केट अपने को सिखा देता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कुछ रखा नहीं है, इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, इट्स अ ज़ीरो सम गेम। यू विन सम, यू लूज सम। 1% लोग हैं जो ट्रेडिंग करके कमाते हैं और 99% लोग लूज़ करते हैं। तो कोई मतलब नहीं बनता कि हम लोग वहाँ पे पैसा गवाए। अगर आप देखोगे तो अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो या थोड़ा लंबा शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हो, तो आप वहाँ पे प्रॉफिट्स देखने शुरू करते हो, और मैं समझता हूँ वो एक आपको रियलाइजेशन होता है कि अरे यार ये इतना आसान था पैसा बनाना, तो मैंने बनाया क्यों नहीं। उसका पीछे रीज़न ये होता है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग, हम अच्छा पैसा बनाते हैं, 10 लाख 15 लाख आराम से बन जाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे आप देखोगे तो आपका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उसमें कुछ नहीं आता, क्योंकि उतना हम लोग मार्केट में लूज़ भी करते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस का बात है। मैं इसको पहले भी हमारे अलग अलग वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ। तो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि लॉन्ग टर्म का सोचा जाए। अगर वही पैसा लॉन्ग टर्म रहता है तो कंपाउंडिंग का मैजिक दिख जाता है और बहुत पैसा बनता है। तो वेल्थ क्रिएशन का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वहाँ पे हो जाता है। इसलिए क्या है ना कि अगर आप मार्केट में
मार्केट से अर्न करने का सोच रहे हो तो मेरे ख्याल से ये गलत है। आपका जो अर्निंग का सोर्स है वो अगर कोई दूसरा है और आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते जा रहे हो, एसआईपी करते जा रहे हो स्टॉक्स में, अच्छा खासा आपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है, तो आपका यहाँ पे वेल्थ क्रिएट होता है। और अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे फुल टाइम मार्केट करना है, मुझे ट्रेडर बनना है, तो मैं समझता हूँ कि फिर भगवान ही बचाए। क्योंकि अगर आपने एक रुपया भी अगर आप पूरा साल में काम करके कमा के दिखाते हो तो मैं समझता हूँ यू आर द विनर। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने दिन का 5,000 कमा लिया, 10,000 कमा लिया। शुरुआत तो ऐसी होती है, लेकिन जैसे जैसे भूख बढ़ती है वैसे वो ऑप्शंस में आते हैं, फ्यूचर्स में आते हैं, दिन का 10,000, दिन का 15,000 कमाना शुरू हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि मार्केट पूरा प्रेडिक्शन के बाहर निकल जाता है। और ये होता है, ये महीने में 2 महीने में एक बार होता है, जब मार्केट पूरा का पूरा सामने वाले का जितना भी प्रेडिक्शन है, जितना भी एनालिसिस है, उसका पूरा वाट लगा के पूरा अलग ही तरीके से बिहेव करता है। इतना वोलाटाइल हो जाता है कि वो आपका सारा पैसा खा लेता है। और जितना आपने चवन्नी अठन्नी कमा कमा के आपने प्रॉफिट बनाया होता है वो एक दिन में खाली हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ी है कि अगर आप समझते हो कि आप ट्रेडिंग करके कमा सकते हो, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चैलेंज दूंगा, पूरा साल आप ट्रेडिंग करें, रोज़ ट्रेडिंग करें, और साल का एंड में मुझे 1 रुपये का नेट प्रॉफिट कमा के दिखाए, 1 रुपये का। मैं समझता हूँ कि बहुत लोग ऐसे रहेंगे जिनका जो मेंटेलिटी है वो ये रहेगा कि मैं इसमें कमा रहा हूँ लेकिन मैं इसमें गवा भी रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप गवा रहे हो तो इसका मतलब आप कमा नहीं रहे हो। बिकॉज एंड में काउंट क्या होता है कि आपके पास नेट क्या है। अगर नेट आपके लॉसेस है तो आप लॉस ही कर रहे हो, यू आर नॉट अर्निंग। और नेट अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि यू आर अर्निंग। तो अगर आप पूरा साल भर रोज़ ट्रेडिंग करके अगर आप 1 रुपया भी मार्केट में कमा रहे हो तो मैं समझता हूँ कि आप ट्रेडर हो, अदरवाइज़ आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो आते हैं उसी बात पे कि मार्केट में मैंने अब तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है। तो आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल देखो, उस पर भी मैं पहले बहुत सारे इंट्राडे कॉल्स देता था, लेकिन मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि मुझे समझ में आया कि आई एम नॉट, मुझे दूसरों के जैसा नहीं बनना है। जो मेरा एक्सपर्टीज़ है या जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं खुद करना चाहता हूँ, आई शुड फोकस ऑन दैट। अगर लोगों के लिए मैं काम करना शुरू करूँ तो मेरे क्लाइंट्स के लिए वो इंटरेस्ट में नहीं रहेगा। बिकॉज मेरे क्लाइंट्स का अकाउंट में अगर मैं डेली ट्रेड करने शुरू करता हूँ तो ऑब्वियसली उनको पैसा मैं बना के नहीं दे सकता। और अब तक लगभग 8 से 9% तक मैंने उनको कमा के दिया है पिछले 3 महीने में, 1 क्वार्टर में। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुझे मेरा परफॉर्मेंस बचे हुए 9 महीने में अगर सुधारना है तो आई शुड फोकस ऑन पोजिशनल ट्रेडिंग, जो कि जहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा हाथ है। तो मैं इसलिए टेलीग्राम पे अभी ज़्यादा इंट्राडे कॉल्स वगैरह नहीं देता। पहले मैं थोड़ा बहुत देता था, अब मैं अगर दूंगा तो भी मैं लेवल्स नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि चलो आज ये खरीद सकते हो, आज वो खरीद सकते हो, या आज ये बेच सकते हो, वो बेच सकते हो। बिकॉज बहुत बार ये होता है ना कि लोग जज करते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि ये फ्री का यूट्यूब चैनल है, इस पर फ्री के एडवाइजेस मिल रहे हैं। तो अगर कोई फ्री में कुछ यहाँ पे कुछ मिल रहा है तो फ्री की चीज़ों में रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आप कुछ पे करते हो तो वहाँ पे आप उनसे कन्फ्रंट कर सकते हो कि यार तूने ये दिया, तेरे बात पे मैंने ये ख़रीदा, अब देख मुझे ऐसा हुआ है। लेकिन फ्री का चीज़ अगर आपको मिल रहा है तो फ्री के चीज़ में आप क्या कन्फ्रंट करोगे? क्योंकि मैंने तो यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे के रखा है कि मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियोस बनाता हूँ। मुझे इसमें से 5 पैसे का कोई नॉलेज नहीं, कोई फाइनेंशियल या कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई गेन नहीं होता है। सिर्फ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता हूँ ताकि कुछ चीज़ें जो मैं सीखी है वो मेरे लिए भी आगे जाके काम में आए। मैं पुराने वीडियोस देखूँ तो मुझे समझ में आए कि मैं कैसे मार्केट में इवॉल्व होते गया, कि कैसे मेरा यहाँ पे प्रोग्रेस हुआ है।
तो एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ। और साथ में जो कुछ लोग हैं जिनको मार्केट में आना है, लेकिन उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा नहीं है, उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पास दिमाग नहीं है, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके पास टाइम नहीं है। वो डाइवर्सिफाइड सेक्टर में काम करते हैं, उनके फील्ड में वो मास्टर है, लेकिन बचा कुचा जो थोड़ा बहुत टाइम वो लोग निकालते हैं मार्केट में, वो सिर्फ इसलिए निकालते हैं कि उनको मार्केट में एक सेकेंड इनकम जनरेट करना है या उनको इन्वेस्टमेंट करना है। प्लेनली ज़रूरी भी नहीं है कि यहाँ से इनकम जनरेट करना है, उनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। तो बहुत सारे चैनल्स है, तो उन्हीं में से मेरा भी एक चैनल है, तो इसमें कोई ऐसा अलग चीज़ है नहीं। तो ऑब्वियसली मैं फिर से यही बोलूँगा कि देखो क्या है कि मैं फुल टाइम ट्रेडर तो हूँ नहीं। मेरा खुद का एक एनजीओ है जिसको 2012 को मैंने फाउंड किया था। 2012 से लेके अब तक वो अच्छा चल रहा है। चाइल्ड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में हम लोग काम करते हैं। उसके अलावा मैं एजुकेटर हूँ। मैं काफ़ी सारे ऑनलाइन लेक्चर्स भी लेता हूँ और बहुत सारा मैं जगह पे मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी भी मैं जाकर आ चुका हूँ, काम करके आ चुका हूँ। तो मेरे जो बाकी के इंटरेस्ट एरियाज़ है वो बहुत ही डाइवर्स है। सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट में मैं नहीं हूँ। तो ये सबसे पहला जो गलत फहमी है कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हो, ये दिमाग से निकाल दो। 2014 से लेकर 2018 तक मैंने कोशिश की फुल टाइम ट्रेडर बनने की, लेकिन उसमें मेरा हेल्थ के इश्यूज शुरू हो गए, इसलिए मैंने उसको रोक दिया। और मैं तब से लेकर पिछले 2-3 साल से मैं सिर्फ़ और सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। तो उसमें मुझे एक अच्छा चीज़ ये है कि मैं मार्केट में हूँ। अगर मैं वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का या फाइनेंशियल एडवाइजिंग का ये सब मैं अगर काम नहीं लेता तो मैं मार्केट में नहीं रहता ऑब्वियसली, क्योंकि देयर आर डिफरेंट एरियाज़ जहाँ पे मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मुझे एक हेल्थ केयर का भी एनजीओ शुरू करना है जो जिसका काम शुरू है, लेकिन मैंने उसको अब तक कोई नाम नहीं लिया है किसी को। मैंने उसको अब तक क्या कहते हैं उसको रजिस्टर भी नहीं किया है। काम चल रहा है लेकिन। और उसके अलावा रत्निया नाम से मैं एक ग्रुप शुरू कर रहा हूँ जो मैं उसको डिस्क्लोज करूँगा धीरे धीरे कि उसमें मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा हाथ बहुत जगह पे है। तो अगर ये गलत फहमी है कि आपका लाइक से या डिसलाइक से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, तो आप उसको मतलब भूल जाओ। बिकॉज़ मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो मैं उस समय के लिए होता है, ना तो उससे मैं आपको जज करने का यहाँ पे मुझे कोई अधिकार है, ना तो मैं बोलता हूँ आपको कि मैंने बताए हुए कॉल्स पे आप काम करो। इट्स अप टू यू। डिस्क्लेमर तो यही है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो और वो जो बताए वैसे आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि कोई भी आएगा कुछ भी आपको कॉल्स देके जाएगा, आपका वहाँ पे पैसा या तो बनेगा या तो आपका नुकसान होगा। तो जो भी है पूरा जिम्मेदार तो आप ही हो, क्योंकि हमने तो पहले ही हाथ ऊपर कर ले हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग यहाँ पे कुछ बेच रहे हैं वो लोग मेरे जैसा खुल के बात नहीं कर सकेंगे, बिकॉज़ उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। बट मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ मैंने आज यहाँ पे क्लियर किया है, बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि ये बात करना बहुत ज़रूरी था, ताकि जो भी मेरे चैनल्स को यहाँ पे सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको पता रहे कि इस चैनल पे आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। और सेम थिंग अबाउट टेलीग्राम ग्रुप में भी लोग आएंगे जाएंगे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप बनाने के पीछे का जो रीज़न है वो सिर्फ वो 15 लोग हैं, जो 15 लोग मुझे बहुत सालों से मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिनको व्हाट्सएप पे अलग अलग मुझे मैसेजेस में भेजता था, बहुत सारे कॉल में डिस्कस करता था और शेयर्स आइडियाज़ वगैरह देता था। तो उन 15 लोगों को एक ही जगह पे मुझे कॉल्स देने थे, तो मैंने इसलिए वो ग्रुप बनाया है। तो 15 के ऊपर जितने भी लोग हैं वो बोनस पॉइंट है मेरे लिए। तो अगर उसमें से कुछ भी कम हो जाए, अगर वो फिर से 70 से लेके 15 तक भी आ जाए तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो
जिन लोगों का मैं काम कर रहा हूँ, जिनका पोर्टफोलियोज़ मैं मैनेज कर रहा हूँ, उनका पैसा बना के दूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आई होप मैंने जो भी बात करनी थी वो बात, एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।